नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेमलता मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं प्रभारी प्राचार्य, शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय नवागढ़, जिला बेमेतरा। आज एमए राजनीति विज्ञान के चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र की इकाई 3, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हमको पढ़ना है, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहती हूँ। आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन एक लंबे समय तक के चला और ये भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय को यदि हम छोड़ देते हैं तो भारतीय इतिहास बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। और इसका कारण था, राष्ट्रीय आंदोलन चलाने का कारण था हमारे यहाँ 200 वर्षों तक के अंग्रेजी शासन, इसके अलावा उसके पहले विदेशियों का शासन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ डच आए, पुर्तगाल आए, इन सभी लोगों ने शासन किया, परंतु अंग्रेजों ने एक लंबे समय तक के शासन किया और उसके कारण भारत में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई विभिन्न कारणों से। जैसे कि हमारे यहाँ राजतंत्र था, राजतंत्र में राजाओं के बीच में अनेकता थी, मतभेद था, जनता की उदासीनता थी, अशिक्षा थी। इन सब की वजह से यहाँ अंग्रेजों ने हमारा दोहरा शोषण किया। यहीं से ही कच्चे माल ले जाते थे और अपने यहाँ अपने फैक्ट्री में बनाकर हमें पुनः बेचते थे। और साथ ही साथ जब उन्होंने सत्ता अपने हाथों में ले ली तो हमारी भारतीय जनता को प्रताड़ित करना भी शुरू किया विभिन्न तरीके से। आप लोगों को सबको मालूम है कि रोलेट एक्ट, नील की खेती, इस तरह की बहुत सारी इस तरह की घटनाएं थी जिससे ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से कैसे भारतीय जनता को प्रताड़ित किया जाए और अपना शासन स्थापित किया जाए। आप लोगों को मालूम है कि राजनीति विज्ञान का एक सार्वभौमिक और सार्वकालिक सिद्धांत है कि असंतोष क्रांति का कारण होता है। असंतोष के कारण विद्रोह होना स्वाभाविक ही है। तो भारतीय जनता में भी यही बात साबित हुई, यही सिद्धांत लागू हुआ। और जैसे जैसे राजनीतिक जागरूकता आने लगी, यहाँ के नवयुवक विदेश गए, वहाँ वो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व जैसे विचारों से परिचित हुए, विदेशी साहित्य से परिचित हुए। भारत में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा। बहुत सारे समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, इन लोगों ने समाज सुधार का बीड़ा उठाया और इसके कारण हमारे समाज में काफ़ी परिवर्तन आना शुरू हुआ। इस सब की वजह से स्वतंत्रता के प्रति लोगों के मन में जागृति आई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए निरंतर प्रयास करना शुरू किया और यही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोगों को मालूम है कि सामान्यतः लोग मानते हैं कि 1857 में जो सशस्त्र क्रांति हुई थी, मंगल पांडे वगैरह इनके नेता थे उस समय के, वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम घटना मानी जाती है और उसके बाद से निरंतर इन घटनाओं में और अधिक वृद्धि होने लगी। व्यवस्थित रूप से शुरुआत माना जाता है 1885 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आप लोगों को मालूम है कि ह्यूम इस स्थापना के पीछे उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और उसके बाद निरंतर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन और भी आगे बढ़ता गया। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले से लेकर सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, इन सभी लोगों ने कांग्रेस के अंतर्गत अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई और स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य अहिंसात्मक आंदोलन करना था। सबसे पहले वो प्रार्थना पत्र के माध्यम से अंग्रेजों के विचारों में परिवर्तन करना चाहते थे। जब उसमें सफल नहीं हुए तो धीरे धीरे उन्होंने जुलूस, धरना, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब का सहारा लेना शुरू किया। अहिंसक आंदोलन के साथ साथ भारत में एक और धारा थी, वह थी क्रांतिकारियों की, जो ये मानते थे कि सशस्त्र क्रांति के द्वारा ही भारत को स्वतंत्रता दिलाई जा सकती है। इसमें आप लोग नाम जानते होंगे, आजाद का राम प्रसाद मिस्र, भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्लाह, ये क्रांतिकारी नेता थे। और भी बहुत सारे नेता थे जिनका ये मानना था कि सशस्त्र क्रांति के द्वारा ही अंग्रेजों को यहाँ से हटाया जा सकता है। कुछ लोगों का ये विचार है कि सशस्त्र क्रांति के पीछे नवयुवकों का उत्साह, जोश है और इसी जोश और उत्साह के कारण वो शस्त्र उठाते हैं। परंतु व्यक्तिगत मेरी मान्यता यह है
कि ऐसी बात नहीं है। ये भी बहुत अधिक पढ़े लिखे थे, इनके अपने विचार थे, इनकी अपनी नीतियाँ थी, इनके अपने कार्यक्रम थे और ये निश्चित कार्यक्रम के तहत ही सशस्त्र क्रांति करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि इसके पीछे उनका कोई विचारधारा नहीं थी। भगत सिंह एक समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। उनकी पुस्तक यदि आप पढ़ते हैं, राजनीतिक दस्तावेज भगत सिंह के, मैं नास्तिक क्यों है, उससे उनके विचारों का स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वास्तव में वो कितने विचारवान क्रांतिकारी थे। उनका मानना यह था कि अंग्रेज सरकार ऐसे अहिंसक आंदोलन से नहीं जाने वाली है जब तक कि आप उनके ऊपर कड़ा आघात नहीं करते। आप लोगों को सबको ये घटना मालूम है कि भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, तो उसके पीछे उनका कारण किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि अंग्रेज सरकार उनकी बात सुने। इसी तरह से जब अदालत में उनके विरुद्ध अदालत में उनको पेश किया गया तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने पूरे विचार रखे कि आखिर वो क्रांति क्यों करना चाहते हैं, क्यों सशस्त्र क्रांति करना चाहते हैं। अर्थात सशस्त्र क्रांति भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस धारा ने भी निभाई है। तो जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की का विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो अहिंसक आंदोलन के साथ साथ हमको सशस्त्र क्रांति की ओर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। उनके योगदान को हम किसी भी तरीके से कम नहीं आंक सकते। आपको सबको अच्छी तरीके से मालूम है कि भारत को कहा जाता है कि यह अहिंसा का देश है, शांति का देश है। हाँ, वास्तव में यह गौतम और गांधी का देश है। स्वतंत्रता के बाद भी भारत में अहिंसा, शांति, इन सब बातों को महत्व दिया, परंतु साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि जरूरत पड़ने पर युद्ध भी करना होता है, जरूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं, जिसका कि प्रमाण आपको स्वतंत्रता के बाद 1965 के युद्ध से पता चलता है। हम अहिंसा के साथ साथ वीरता और शौर्य को भी महत्व देते हैं और यही कारण है कि लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप, शिवाजी जैसे वीर सपूत भी हमारे लिए बहुत ही आदरणीय हैं और हम उनके सामने नतमस्तक होते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चला, इसकी दो प्रमुख धाराएं रही, एक हिंसक आंदोलन के रूप में और एक सशस्त्र क्रांति के रूप में। इन दोनों ही माध्यमों से लाखों करोड़ों लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। बहुत सारे शहीद हुए, बहुत सारे लोगों के नाम भी हमको नहीं मालूम है, परंतु उन्होंने भारत माता के लिए अपना जीवन तक के न्यौछावर कर दिया। अब ये तो बात रही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन देश के हर कोने से शुरू हुआ, हर कोने में किया गया। ऐसा नहीं है कि कुछ ही सीमा तक के यह सीमित था, बल्कि हर प्रांत में, हर क्षेत्र से स्वतंत्रता की आवाज उठ रही थी और उसके लिए उस क्षेत्र के लोग अपना योगदान दे रहे थे। ये बात अलग है कि कुछ क्षेत्रों की चर्चा बहुत अधिक होती है और कुछ क्षेत्रों की चर्चा कम होती है। इसका कारण हो सकता है कि उनकी चर्चा क्षेत्रीय स्तर पर हो या वहाँ पर जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को बहुत बुरी तरह से समेटा नहीं जा सका है, उसका उल्लेख नहीं हो पाया। फिर भी इस सबसे क्षेत्रीय योगदान का असर कम नहीं होता। तो इसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान के बारे में। छत्तीसगढ़ भी स्वतंत्रता आंदोलन में पीछे नहीं रहा। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये चर्चा की कि राष्ट्रीय आंदोलन की दो धाराएं थी, अहिंसक आंदोलन और सशस्त्र क्रांति। तो छत्तीसगढ़ में भी ये दोनों ही धाराएं देखने को मिली। अहिंसक आंदोलन के माध्यम से भी स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भी स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश। अहिंसक आंदोलन में आप लोगों ने नाम सुना होगा पंडित रविशंकर शुक्ला का, सुंदरलाल शर्मा का, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल। इन सब ने अहिंसक तरीके से अपनी मांगे रखने की कोशिश की। इसी तरह से सशस्त्र क्रांति में आप लोगों ने नाम सुना होगा वीर नारायण सिंह का, जो कि प्रथम शहीद माने जाते हैं। इसी तरह से हनुमान सिंह, गुल्ला धुर, इन लोगों ने भी सशस्त्र क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश की थी। अब हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसक आंदोलन की भूमिका। छत्तीसगढ़ में अहिंसक आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है 1891 से, जबकि नागपुर में प्रांतीय सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। इसके पश्चात 1905 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वहाँ पर भी छत्तीसगढ़ के
कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसके पश्चात 1906 में एक महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कि पंडित सुंदरलाल शर्मा इसके सदस्य बने और उन्होंने जबलपुर में प्रांतीय अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर भाग लिया। वहाँ पर दादा साहब खापर्डे के स्वदेशी आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और निर्णय लिया गया कि स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसी वर्ष पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अछूत उद्धार के लिए जाति व्यवस्था पर कुठाराघात करने के लिए सतनामी आश्रम की स्थापना की थी। 1907 में रायपुर में राजनीतिक परिषद का तीसरा सम्मेलन हुआ। उसमें डॉक्टर हरि सिंह गौर स्वागताध्यक्ष थे। उस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि यहाँ केसरी पत्रिका का प्रकाशन किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी माधवराव सप्रे को दी गई। उन्होंने 1907 में प्रकाशन शुरू किया और अंग्रेज विरोधी प्रकाशन की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद 1907 में केसरी पत्रिका का प्रकाशन हो चुका था। फिर 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। वहाँ छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पंडित सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ला ये सब प्रमुख नेता थे। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल ये दो दल विभाजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। आप लोगों को मालूम है कि नरम दल का मानना ये था कि हम प्रार्थना पत्र के माध्यम से और नम्रतापूर्वक अंग्रेजों के सामने अपनी मांग रखेंगे और अवश्य हमारी मांग पूरी होगी, क्योंकि अंग्रेज मानवीय आधार पर और न्यायप्रिय है। परंतु गरम दल के लोगों का मानना था, जिसमें आप लोगों को मालूम होगा कि लाल बाल पाल प्रसिद्ध थे, सब जानते हैं, एक एक बच्चा जानता है भारत का इनके बारे में। उनका ये मानना था कि बहुत हो चुका नम्रतापूर्वक अपनी बात रखना, अब इससे काम नहीं चलेगा, अब हमको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और लोकमान्य तिलक का स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा आप लोगों ने सुना होगा। छत्तीसगढ़ के जितने भी कार्यकर्ता थे वे लोकमान्य तिलक से बहुत अधिक प्रभावित थे और गरम दल से संबंध रखते थे। गरम दल को उन्होंने समर्थन दिया था और तिलक से प्रभावित थे। 21 अगस्त 1908 को माधवराव सप्रे गिरफ्तार हुए पत्रिका के प्रकाशन के कारण और अंग्रेज विरोधी समाचार की वजह से, परंतु बाद में उन्हें 2 नवंबर 1908 को रिहा कर दिया गया। इसी वर्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो कि राजनांदगांव के थे, उन्होंने वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चलाया अपने साथियों के साथ में और स्वदेशी के प्रचार प्रसार में लग गए। कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल, दादा साहब खापर्डे, माधवराव सप्रे, डॉक्टर मुंजे, इन लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसी तरह से बिलासपुर में ई राघवेंद्र राव, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल, शंकर राव, शिवलाल मास्टर, दुर्ग में घनश्याम गुप्ता, राम प्रसाद देशमुख, इन लोगों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन को भी आगे बढ़ाया। इसी तरह से एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल की स्थापना की थी। इसका भी प्रभाव छत्तीसगढ़ पर पड़ा और यहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल और असगर अली इन्होंने अपने विचार किए थे और व्यक्त किए थे और हिंदू मुस्लिम एकता की बात उठाई थी। खिलाफत होम रूल के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा कि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक का ये प्रयास था।